फरा आंकड़े तमिलनाडु से हम देख ले 2024 के चुनाव का एग्जिट पोल क्या कहता है। बीजेपी 5 से 7 सीटें तमिलनाडु में ला सकती है। डीएमके सबसे बड़ी पार्टी 16 से 18 सीट, कांग्रेस 6 से 8, एआईएडीएमके 0 से 1। बड़ी बात यह 0 से 5 से 7 जा रहे हैं। भावेश देखिए, जितनी भी सीटें हमने पहले ओपिनियन पोल में किया था उससे कहीं ज्यादा जाके तिरुनेलवेली और तेनकासी में बीजेपी का एज दिख रहा है। इसके अलावा भी 3-4 ऐसी सीटें जहां पे बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। एक जो चेन्नई साउथ की सीट है जहां पे तमिल सौंदर्य चुनाव लड़ रही है। एक और सीट है जहां पे थेनी, जहां पे इनके जो एलाइंस पार्टनर है वो चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। उसके बाद धर्मपुरी जो है वो वहां पे चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 10 सीटें अपना चुनाव जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। बहुत क्लोज फाइट है। मैं फिर कहूं, देखिए बहुत क्लोज फाइट है वहां, लेकिन लग रहा है कि उनके पास एज है। लेकिन बीजेपी 7-6 सीटें पे एज है बीजेपी के पास, 2 इनके अलायंस के पास एज है। तो 8 सीटें के आसपास एनडीए दिख रहा है। वहां पे संभव है कि 2-3 5 से 7 सीटें भावेश आप दे रहे हैं तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, मतलब तमिलनाडु का कोड क्रैक कर लिया बीजेपी ने। नहीं, फिर तो ये आप समझिए कि जो बार बार कहा जा रहा था ना, जिसको अन्नामलाई पहली बार बोले कि हम ये जो सनातन का नाश करने वाले हैं इनका नाश कर देंगे। तमिलनाडु की राजधानी में 1967 के बाद से द्रविडियन पॉलिटिक्स के सामने नेशनल पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टी थी वो शून्य रहा करती थी। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी ने उस स्पेस को गेन किया है जिस नेशनल ऑल्टरनेटिव की बात, और जो मैं कई बार बात करते हुए हम लोग कहानी कुर्सी की मैं बार बार ये कहता रहा कि दक्षिण भारत दिल्ली की तरफ मुंह करके देख रहा है, राष्ट्रीय राजनीति की तरफ मुंह और शायद प्रधानमंत्री ने उसकी कोशिश भी की। राहुल महाजन जी, चाहे वो सिंगुल की स्थापना में बुलाना हो या फिर आप राम मंदिर प्रतिष्ठा के दौरान जिस तरह से तमिलनाडु के तमाम मंदिरों में जाना हो, या आज कन्याकुमारी में ध्यान करना हो। देखिए, प्रधानमंत्री ने जरूर कोशिश की है, लेकिन उनको जो अन्नामलाई है उनके रूप में एक ऐसा व्यक्ति दिखा जो कि सच में वहां पे टर्न अराउंड कर सकता है। आप इसको इस तरह से देखिए, जो एन मक्कल उन्होंने यात्रा निकाली थी उसमें उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। लोग उससे जुड़े थे। पहली बार ऐसा लगा था कि बीजेपी के साथ लोग जो है वो जुड़ रहे हैं। ऐसा वहां पे जो है मतलब इस तरह के फीलर्स आए थे। तो उसके बाद ये रीजनेबल है आपके लिए 5 से 7? मुझे नहीं, मैं 1 से 3 क्योंकि बीजेपी भी खुद अपना 5 पे बेट कर रही थी। आपको क्या ठीक लग रहा है? थोड़ा उत्साह बीजेपी भी कह रही थी 5 पे बुलिश थी। सॉरी, शायद संजीव जी बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता तमिलनाडु में 6 से 7 सीट्स आ सकती है, क्योंकि मेरा शुरू से मानना रहा है कि तमिलनाडु में इस बार उनका मत प्रतिशत बढ़ेगा। पहली बार उसको उपजाऊ जमीन बनाने की कोशिश है, लेकिन वो कोई एक आध सीट कमल खिलेगा या नहीं? एक आध सीट पे बीजेपी जीत सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 6 से 7 सीट्स ले। मेरा आकलन है। कितनी उपजाऊ जमीन बनेगी देवेंद्र? क्या असेसमेंट बीजेपी का? इसका मतलब ये है कि एआईडीएमके का पूरा जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हो रहा है। कांग्रेस का और डीएमके में बहुत ज्यादा वोट शिफ्ट हुआ है। एआईडीएमके वहां बहुत कमजोर हो गई, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ा था। तो उसका बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो रहा है, और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी वहां 3 से 4 सीटें जीतती हुई दिख रही है। अब देवेंद्र, कौन सी सीटों पर असेसमेंट चल रहा है? सीट वाइज थोड़ा बता दीजिए। बीजेपी के लिहाज से अगर देखें तो तमिलनाडु में एम्बिशियस एक्सपेक्टेशन जो है उनका वो 2 से 3 सीट का ही है। वहाँ अच्छा लड़ने के हिसाब से है, और जो इशूज को इन लोगों ने टैकल किया वहाँ पे ग्राउंड पे, तो उसमें पार्टी की पूरी कोशिश थी कि अन्नामलाई जिस चेहरे को लेके आगे बढ़ते हैं, गवर्नेंस वाले चेहरे को लेके, और नरेंद्र मोदी जो डिलीवरी करते हैं, चाहे बेनिफिशियरीज की बात कर लें या तमिलनाडु में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है सौरभ इस बार के चुनाव में बीजेपी को लेके, कि जो भी प्रोजेक्ट ये शुरू करते हैं बहुत टाइमली पूरा करते हैं।